अस्सलाम एवरीवन। सो आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट हमारे पास ये जो है मसल्स ऑफ लेरिंग्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इंट्रिंसिक मसल्स बता रही थी और उसमें सिर्फ हमारे रह गए थे वो मसल्स जो लेरेंजियल इनलेट को बंद या खोलते हैं, ठीक है। तो खोल ओपनिंग कौन करेगा, ये वाला आपको नजर आ रहा है थायरोएरिटेनॉइड मसल। अभी तक मैंने आपको इससे पहले जो बताए थे वो क्रीको पोस्टीरियर क्रीकोएरिटेनॉइड था, लैटरल क्रीकोएरिटेनॉइड था और इंटर एरिटेनॉइड। तो एक पोस्टीरियरली क्रीकोइड से जा रहा था, एक लैटरली क्रीकोइड से जा रहा था और एक आपस में इंटर एरिटेनॉइड है। इंटर एरिटेनॉइड दो तरह के होते हैं, ऑब्लीक होते हैं जो इस तरह से होते हैं, ठीक है, जो क्रॉस में लगे हुए होते हैं, जैसे ये वाली जो डायग्राम है ना इसमें शो किए हुए। दीज आर द ऑब्लीक इंटर एरिटेनॉइड्स और जो स्ट्रेट फाइबर्स वाला है वो ट्रांसवर्स इंटर एरिटेनॉइड है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो आखिरी मसल रह गया, दिस इज द थायरोएरिटेनॉइड। ये आगे आपको नजर है थायराइड कार्टिलेज, यहाँ से ये जा रहे हैं और पीछे एरिटेनॉइड कार्टिलेज के पोर्शन तक पूरे तक जा रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब ये मसल टेंस हो जाता है ना तो वोकल कॉर्ड्स खुल जाते हैं। तो दिस इज द ओपनर ऑफ वोकल कॉर्ड। ये बेसिकली आपके वोकल लिगामेंट्स को शॉर्टनिंग कर देता है उनकी, ठीक है, ये वाला जो मसल है, क्योंकि ये पूरे लेंथ में एक्सटेंड कर रहा होता है। और हमारे पास जो बंद करेंगे वोकल कॉर्ड्स को वो ये वाले इंटर एरिटेनॉइड्स हैं, वही ट्रांसफर्स और ऑब्लीक पार्ट इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से ये एडक्टर्स और एबडक्टर्स हैं हमारी पैथोलॉजी समझने के लिए, ठीक है। फिर एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक मसल्स आपके ना वही वाले हैं जो आपके थायराइड कार्टिलेज या हाइड बोन या लेरिंग्स के किसी पोर्शन को बाहर की चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, उससे माइलोहाइड है, डायगैस्ट्रिक, स्टाइलोहाइड, वो जो आपने हेड एंड नेक में पढ़े थे। तो उनको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, मैं इसलिए उसकी डिटेल में नहीं जा रही कि फिर एनाटमी पढ़ाते पढ़ाते बहुत देर हो जाएगी। लेकिन स्टिल अगर किसी को मसला हो ना तो आप मुझसे अलग से पूछ लेना, मैं फिर से वीडियो बना लूँगी। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट जो है ना हमारा कंसर्न अभी इन चीज़ों से है, वो हमारे एक्सट्रिंसिक है, वो बाहर की चीज़ों से कनेक्ट करें। जैसे माइलोहाइड आपकी हाइड बोन को कनेक्ट कर रहा होता है विद योर ऊपर वाला जो पोर्शन होता है टंग का। इसी तरह जीनियोहाइड है, इसी तरह डायगैस्ट्रिक है, डायगैस्ट्रिक आपके पीछे के पोर्शन से आता है और दरमियान में उसमें स्लिंग भी आता है। तो इस तरह के मसल्स हैं वो सारे, ठीक है। और बस इतना याद रखना है कि उसमें कुछ एलिवेटर्स हैं, कुछ डिप्रेसर्स हैं। जो एलिवेटर्स होंगे ना उनको आपने अगर कभी एमसीक्यू में आ जाए तो इस निशानी से याद रखना है कि दिस इज योर हाइड बोन सपोज, ठीक है, या हाइड बोन है, इसके ऊपर आपका पोर्शन है, ज़ाहिर है इसके नीचे आपका एक लेरिंग्स का पूरा पोर्शन है, जहाँ लेरिंग्स खत्म होता है वहाँ इंटीरियर चेस्ट कैविटी में स्टर्नम होता है, ऐसे ही है ना, स्टर्नम का मेन्यूरियम स्टर्ना है। और ऊपर की तरफ जो होगा हमारे पास वो क्या है, टंग और ज़बान और मैंडिबल और ऐसी चीज़ें। तो कोई भी मसल जो आपकी हाइड बोन को ऊपर से अटैच कर रहा होगा, यानी ऊपर की तरफ से उसका एसोसिएशन होगा, वो एलिवेटर ऑफ लेरिंग्स होगा। और कोई भी मसल जो आपके किसी भी लेरिंग्स के पोर्शन को नीचे स्टर्नम से अटैच कर रहे, उसमें आपका स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड, ये सारे आते हैं। ये नीचे स्टर्नम से जिसका स्टर्नो आ जाए उसका मतलब है कि वो डिप्रेसर ऑफ लेरिंग्स है, ठीक है। जिसमें ऊपर से कोई पोर्शन का नाम आ जाए, जैसे जीनियोहाइड है, माइलोहाइड है, डायगैस्ट्रिक है, वो एलिवेटर है, और जिसमें नीचे का नाम आ जाए वो डिप्रेसर है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट सम थिंग्स अबाउट कैविटी ऑफ लेरिंग्स। कैविटी ऑफ लेरिंग्स में जो बाकी चीज़ें होती हैं बहुत सिंपल सी हैं। दिस इज द इनलेट ऑफ लेरिंग्स, जो जिसके एंटीरियरली देखें तो एपिग्लॉटिस है। फिर हमारे पास साइड्स पे ये एराई एपिग्लॉटिक फोल्ड्स हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं, और पोस्टीरियरली हमारे पास एरिटेनॉइड कार्टिलेज की ही जंक्शन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये जो पोर्शन है इसे हम इनलेट ऑफ लेरिंग्स कहते हैं। इसके बाद लेरिंग्स के पोर्शन में हम दाखिल हो जाते हैं। देन इज द वेस्टिब्यूल, ठीक है, जहाँ से लेरेंजियल इनलेट ये शुरू हो रहा है, वहाँ से लेकर वेस्टिबुलर फोल्ड्स तक, यानी कि ये वाले जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं यहाँ से शुरू करें। वेस्टिबुलर फोल्ड सपोज अंदर इस तरफ लगे हुए, वहाँ तक वी हैव द वेस्टिब्यूल। उस पोर्शन को वेस्टिब्यूल कहते हैं। याद रखना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत सारी डिजीज़ में बात करेंगे कि डिजीज़ वेस्टिब्यूल तक गई कि नहीं गई, कैंसर गया नहीं गया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इनलेट से लेकर फॉल्स वोकल कॉर्ड्स तक या वेस्टिबुलर फोल्ड्स तक वी हैव इनलेट ऑफ वेस्टिब्यूल का पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, मैंने आपको भी दिखाया भी था डायग्राम में, कि दोनों जो वोकल कॉर्ड्स हैं, कहीं आगे मुझे मिल जाएं, अच्छा यहाँ पर नहीं इनने बनाया हुआ, बल्कि येस वी हैव देम। तो दीज आर द फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, और जिनको इनने वेस्टिबुलर फोल्ड्स लेबल किया हुआ है, और दीज आर द वोकल फोल्ड्स या ट्रू वोकल कॉर्ड्स। समझ आ गई ना आपको, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं, ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं। इनके दरमियान में दिस एरिया, ये जो हॉर्न शेप अजीब सा एरिया, दिस इज नॉन एज द साइनस ऑफ लेरिंग्स या वेंट्रिकल। वेंट्रिकल हम हमेशा खाली जगह को कहते हैं, और ये खाली जगह जो है साइनस ऑफ लेरिंग्स या वेंट्रिकल कहलाती है। और इसमें हमारे पास जो है वो सिस्टिक कैविटीज़ बन सकती हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बाद में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो वोकल कॉर्ड्स आ जाते हैं ना, फिर ये वाले जो फोल्ड्स हैं, दीज आर द ट्रू वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स से लेकर क्रीकॉइड कार्टिलेज तक, क्रीकॉइड कार्टिलेज कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द एंड पोर्शन ऑफ क्रीकॉइड कार्टिलेज। यहाँ से लेकर यहाँ तक वी हैव द सबग्लॉटिक पोर्शन ऑफ लेरिंग्स, ठीक है।
फॉल्स वोकल कॉर्ड से लेकर इनलेट तक वेस्टिब्यूल या सुप्राग्लॉटिक लैरिंग्स होता है, ठीक है। दिस इज द सुप्राग्लॉटिक लैरिंग्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस जिसको वेस्टिब्यूल भी कहा था मैंने। और ट्रू वोकल कॉर्ड से लेकर क्रीकॉइड कार्टिलेज के लोअर पोर्शन तक सब ग्लॉटिक लैरिंग्स होते हैं। इसके दरमियान में जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस, यानी दोनों वोकल कॉर्ड्स के दरमियान का जो पोर्शन है उसे ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी ग्लॉटिस, यानी कि जो दोनों वोकल कॉर्ड्स के दरमियान का पोर्शन है उसका इंटीरियर पोर्शन इज नॉन एज फोनेटरी, क्योंकि वो आवाज़ के लिए होता है। और पोस्टीरियर पोर्शन यानी कि ये वाला जो है ना, दिस वन, इसमें ये इंटीरियर पोर्शन जो है ना ये आपका पूरा ग्लॉटिस है जो शो हो रहा है, ठीक है। इसमें ये जो इतना सा इंटीरियर पोर्शन है दिस इज द फोनेटरी वन, इसमें से आवाज़ ज़्यादा आती है। और पीछे वाला इज रेस्पिरेटरी वन, जिसमें से हवा और सांस का ज़्यादा गुजर बसर होता है, ठीक है। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ फ्लेरिंग्स क्या है, जो सारी की सारी है पूरी लेरेंजियल कैविटी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर ज़ाहिर एक म्यूकस मेम्ब्रेन उसे लाइन करी होगी जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फ्लेरिंग्स है। और इसमें कोई बात नहीं, उसका सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम है जिस तरह आपकी सारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का होता है, ठीक है। हम बात करते हैं जी कि स्ट्रक्चर ऑफ वोकल कॉर्ड्स क्या होता है, ठीक है। अब आपका जो वोकल फोल्ड मैंने आपको दिखाया था कि एक ऐसे करके आगे उभरा हुआ था फोल्ड, दैट वाज द वोकल फोल्ड, उसमें एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं। जाहिर सी बात है कि उसकी सबसे सुपीरियर जो लेयर होगी वो एपिथेलियम होगी, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम वोकल फोल्ड को कवर करते हैं, जबकि बाकी सारी का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। तो सबसे पहले दिस इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद ये जो स्किन कलर की एक छोटी सी पतली सी लाइन आपको नजर आ रही है जिसको इन्हें लेबल किया हुआ है रेंकी स्पेस, जो कि बेसिकली हर एपिथेलियम के नीचे एक लेमिना प्रोप्रिया होता है। तो ये भी सिंपली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के नीचे लेमिना प्रोप्रिया ही है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें कोई खास बात नहीं है, सिर्फ ये कि किसी रेंकी नाम के बंदे ने जाहिर सी बात है कि इसको डिस्कवर किया था और इसके इस स्पेस में फ्लूइड यानी एडीमा कलेक्ट हो जाता है जब भी इन्फेक्शन होता है वोकल कॉर्ड्स का, जिसको हम कहते हैं रेंकीज एडीमा। तो उसके नाम पे इस स्पेस का नाम, ये इस लेमिना प्रोप्रिया का नाम रेंकीज स्पेस हो गया। ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में वाइवा में बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई खास मैं बता रही हूँ बात नहीं है, आपको पता है हर जगह पर एक एपिथेलियम होता है उसके नीचे लेमिना प्रोप्रिया होता है, ये भी लेमिना प्रोप्रिया ही है। और लेमिना प्रोप्रिया का ही दूसरा नाम रेंकीज स्पेस है क्योंकि इस बंदे ने डिस्कवर किया था यहाँ का एडीमा। उसके नीचे क्या होता है हमारे पास इस वोकल कॉर्ड में, वोकल लिगामेंट, मेन वो लिगामेंट जिसको होना चाहिए। एंड देन हमारे पास वो मसल आ जाता है, वो कैलस या थायरोएरिटनॉइड मसल, मैंने आपको दिखाया था ना जो थायराइड से एरिटनॉइड तक लंबा सा मसल अटैच हुआ था जो कि टेंसर था, यस। तो वो वाला मसल यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो आपने ये रेंकी स्पेस याद रखनी, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें एडीमा हो जाते हैं तो उसे रेंकीज एडीमा कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि अबव द वोकल कॉर्ड्स लिम्फेटिक ड्रेनेज डिफरेंट है, वो अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में जाती है। बिलो द वोकल कॉर्ड्स लिम्फेटिक ड्रेनेज डिफरेंट है, वो आपकी प्री ट्रेकियल या पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स में जाती है। तो क्योंकि ज़ाहिर है हम कैंसर पढ़ते हैं तो हमने नोडल मेटास्टेसिस बतानी होती है, तो वो उसमें बस इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके अलावा लैरिंग्स में कौन सी स्पेसेस है, एक तो ये रेंकी स्पेस है, एक आपकी वो स्पेस है प्री एपिग्लॉटिक। ये देखिएगा आप, ये आपकी वही वाली स्पेस है, मैंने आपको बताया था ना कि आगे दिस इज योर जो आगे थायराइड कार्टिलेज है और ये आपकी हाइड बोन है, ठीक है। सॉरी, दिस इज योर थायराइड कार्टिलेज, दिस इज योर हाइड बोन और ये है थायरोहाइड मेम्ब्रेन, ठीक है। पीछे ये जो आपको टेढ़ा सा नजर आ रहा है ये एपिग्लॉटिस है और हायोइड और एपिग्लॉटिस के दरमियान में हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट है। तो मैंने कहा था कि एपिग्लॉटिस के आगे यानी उससे एंटीरियरली देयर इज अ फाइब्रोफैटी टिश्यू कलेक्शन इन अ स्पेस व्हिच इज नोन एज प्री एपिग्लॉटिक स्पेस। तो एक ये आपकी स्पेस आ जाती है, ठीक है। एक तीसरी आपकी स्पेस आती है जिसको हम कहते हैं पैरा एपिग्लॉटिक स्पेस, जो एपिग्लॉटिस के दोनों साइड्स पे होती है। उसके ज़ाहिर एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको कोनस इलास्टिकस बता दूं, इसका नाम आप पढ़ेंगे। आपको ये नजर आ रहा है, ये भी साइड व्यू ही है, ठीक है। दिस अपर वाला इज योर क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, ये जो पूरी मेम्ब्रेन है। फिर दिस इज द वेंट्रिकल या साइनस ऑफ लैरिंक्स जो स्लिट लाइक ओपनिंग है। देन वी हैव द वोकल लिगामेंट जो बना हुआ है किससे, क्रीको वोकल मेम्ब्रेन से। और उसी के नीचे हमारे पास क्रीकोइड कार्टिलेज से लेकर यहाँ पर आप समझिए थायराइड कार्टिलेज तक एक और मेम्ब्रेनस की चीज़ है जिसे हम कोनस इलास्टिकस कहते हैं, जिससे इन्हें लेबल भी किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली बताने का मकसद है कि जो पैरा एपिग्लॉटिक स्पेस है ना, जो एपिग्लॉटिस की उस साइड भी है और इस साइड भी है, वो आपकी दोनों एपिग्लॉटिस की साइड्स पे, बस इतना याद रख लें। उसकी मीडियल बाउंड्री में हमारी कोनस इलास्टिकस आती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई ये वाली बातें हमारी ख़त्म। अच्छा, फिर हमारी आती है उसके बाद पीडियाट्रिक लैरिंग, फिर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को कोई खास करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ईएनटी में उसका हमें ज़्यादा रोल नहीं है। फिजियोलॉजी ऑफ लैरिंग्स क्या है, ज़ाहिर है आपकी ये सारे लोअर एयरवेज को प्रोटेक्ट करेगा। देन हमारी फोनेशन
जितना भी बोलने का काम है, वोकल लिगामेंट्स नहीं होंगे तो आप फोनेशन कैसे हो सकती है? एडक्शन एबडक्शन उन्हीं की फोनेशन कराती है। रेस्पिरेशन में लैरिंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये एंट्री है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और फिर चेस्ट की फिक्सेशन भी करता है, क्योंकि हमारे पास जब हमने सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एब्डोमिनल और थोरैसिक मसल्स को, तो जो लैरिंक्स को फिक्स करने का, चेस्ट को फिक्स करने का काम है, वो लैरिंक्स है। ये सिंपल सी फिजियोलॉजी आपकी ढिंगरा में लिखी हुई है, इसमें क्योंकि ज़्यादा कोई बहुत समझने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रही थी। ये तो आप एक नज़र पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। एनाटमी है जो आपको जल्दी जल्दी समझ नहीं आती, आपको देखना पड़ता है, वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। अगली वीडियो से हम लैरिंग्स के सारे पैथोलॉजी स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।